बहुत ही सीधे स्वभाव वाला जानवर है जो होंगिंग के साथ बहुत अच्छे से खेलता है। मेरे वहाँ जाने के बाद मैंने उसके घाव साफ किए, उस पर दवा लगाई और अच्छे से पट्टी बांध दी। फिलहाल तो खतरे की कोई बात नहीं है, बस 2 दिन और उस पर नजर रखनी होगी। उस जानवर ने जान बचाने का एहसान माना और जो कुछ भी उसने अपनी कीमती चीजें जमा कर रखी थी उनमें से कुछ मुझे तोहफे में दे दी। एक जंगली जानवर के पास क्या खजाना हो सकता है? बैंगनी लिंगजे ही शोवू जड़ी बूटी, हिरण के सींग, बाघ की हड्डी, कच्चे जेड पत्थर और छत्ते वाला शहद। बैंगनी लिंगजे, हिरण के सींग, बाघ की हड्डी और जेड पत्थर। भाभी आप एक बार फिर से बोलना, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? ये सच है, सारा सामान वहीं टोकरी में रखा है, तुम लोग खुद ही देख लो। इंसान की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मैं तो सच में जंगल के एक जानवर जितना भी अमीर नहीं हूँ। वो तो बस ऐसे ही अपनी गुफा में थोड़ा हाथ मारता है और बैंगनी लिंगजी, हिरण के सींग, जेड पत्थर निकाल लेता है। क्यों, कैसा लगा? मत पूछो, बस यही समझ लो कि मेरी कोई औकात नहीं। एक जंगली जानवर भी मुझसे ज्यादा अमीर है, फिर मेरे जीने का क्या ही फायदा? अपनी भाभी के सामान के साथ ऐसे छेड़छाड़ मत करो। कितने हड़बड़िए हो, कहीं कुछ टूट न जाए। जल्दी से खाना खा लो। थोड़ा और खाओ, चाहे कितना भी सोना चांदी क्यों ना हो, वो तुम्हारे पेट भर खाने से बढ़कर नहीं है। टोकरी में रखा सामान आज नहीं समेटूंगा, बहुत थक गया हूँ। कल जब वक्त मिलेगा तब आराम से इसे अलग अलग छांट कर रख दूंगा। होंगिंग आज रात पहाड़ों में ही रुकेगी अपने छोटे दोस्त के साथ और वापस नहीं आएगी। 2 दिन बाद मैं फिर से पहाड़ों में जाऊंगा उस जंगली जानवर की पट्टी बदलने और उसकी जांच करने के लिए। आज मैंने अपने अफसर से छुट्टी ले ली है। कल शहर के जियान तांग जाऊंगा बड़े मामा से मिलने। इस बार वे बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं। देखा जाए तो हर लिहाज से एक भांजे के नाते मुझे खुद जाकर उनका हालचाल लेना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। तुम जाओ। इस बार वांग परिवार को बिना बात के जो परेशान किया गया और बड़े मामा पर जो ये जानलेवा हमला हुआ, इन सब की असली वजह वो जमींदार झांग ही है। वो अपने पैसे और रुतबे के घमंड में वहाँ के गुंडों के साथ मिलकर सीधे सादे गांव वालों पर जुल्म करता है। जिस चालाकी से उसने ये सब किया है, पक्का ये उसका पहला अपराध नहीं है। इस मामले को ऐसे ही रफा दफा नहीं किया जा सकता। मुझे छुपकर पता लगाना होगा कि जमींदार झांग की असली चाल क्या है। दुश्मन की पूरी जानकारी होना जरूरी है, तभी आगे की मुसीबतों को रोका जा सकेगा। लेकिन इन खतरनाक साजिशों के बारे में बेहतर होगा कि मैं घर वालों को नहीं बताऊं ताकि वे परेशान न हों। मैं खुद ही चुपचाप पता लगा लूंगी और कोई न कोई हल निकाल लूंगी। कल मैं एक और बर्तन जिनसेंग का सूप बनाऊंगी। तुम जाते वक्त इसे साथ ले जाना। वैद्य जी ने कहा है कि थोड़ी मात्रा में ताकत की दवा दी जा सकती है और घर पर पहले से ही ताकत देने वाली जड़ी बूटियां रखी हैं। वो तो जिनसेंग है माँ, मेरे पास पहले से ही कई सारे जिनसेंग के पौधे हैं। जब हमारे पास ज्यादा है तो कोई कारण नहीं कि हम इसे अपनों के लिए इस्तेमाल न करें। और बड़े मामा अभी अभी गंभीर चोट से उभरे हैं, उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है। वो इतनी भारी दवा का असर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बस जिनसेंग की कुछ जड़ों का इस्तेमाल करूंगी सूप बनाने और उन्हें हल्की ताकत देने के लिए। ये बिल्कुल सही रहेगा और उनके शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिनसेंग की जड़ें ही काफी होंगी। अगर उन्हें जिनसेंग की जड़ों का भी पोषण मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं तुम्हारे बड़े मामा की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं और क्या कहूँ। मैं और झींग जी पति पत्नी हैं, तो उनके बड़े मामा मेरे भी बड़े मामा हुए। परिवार में ऐसी पराई बातें नहीं करते। मेरी अच्छी बच्ची। मैं इतनी ज्यादा थक गई हूँ। पैर दुख रहे हैं, कमर दुख रही है और बाहें भी दुख रही हैं। शरीर में तो बिल्कुल जान ही नहीं बची। मास्टर शाओ के हाथों का जादू सच में कमाल है। दबाव बिल्कुल सही है। बस मैडम खुश रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा खुश हूँ। आगे भी ऐसा ही काम करते रहना। आगे से तुम्हारे हाथ में जो भी अच्छे मौके आए या कोई कीमती चीजें लगे तो एक छोटी बात घर में बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें तुम अपने पास ही रखना, अपने फैसले खुद लेना। आज जो भी चीजें मिली हैं उनके बारे में बस बता देना ही काफी था। एक एक चीज गिनवाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन और अयू दोनों का स्वभाव काफी अच्छा है, मन के बहुत साफ हैं। वो ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे और माँ भी बिल्कुल बुरा नहीं मानेगी। लेकिन चीजें तुम्हारी हैं तो तुम्हें खुद उन्हें संभाल कर रखना है।
यही तुम्हारी अपनी ताकत है। बस तुम्हें खुद सब पता होना चाहिए। हर किसी के सामने सब कुछ खोलने की जरूरत नहीं है। पैसा कभी दिखाना नहीं चाहिए, चाहे अपने ही घर वाले क्यों न हो। अपने सारे राज उनके सामने खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। आगे से मैं बस थोड़ा सा ही बता दिया करूंगी, हर एक बारीकी में नहीं जाऊंगी। लोगों को पहचानने की मेरी नजर सच में बिल्कुल सही है। शाओ परिवार के सभी लोग बहुत ही अच्छे और नेक हैं। सबकी सोच एकदम साफ है, बहुत प्यार और समझदारी से रहते हैं। अपनी बहू के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करते और न ही कोई घटिया चाल चलते हैं। शाओ झेंग को चुन पाना, शियाओ परिवार की बहू बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बस झेंग जी अब ठीक है और मालिश करने की जरूरत नहीं है। मुझे अब काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो फिर आज जल्दी सो जाओ। क्या मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी? झेंग जी की आज छुट्टी है, लेकिन उन्हें सुबह सवेरे ही जाना है शहर के जियांग दवाखाने में बड़े मामा वांग गुई छुआन से मिलने। मुझे जल्दी उठकर ताकत वाला जिनसेंग का सूप बना लेना चाहिए ताकि उनके जाने में कोई देरी ना हो। बड़े मामा अभी अभी गहरी चोट से उबरे हैं। उनके शरीर में खून और ताकत की भारी कमी है। उनका शरीर भारी दवाइयां नहीं सह सकता। गाढ़ा और कड़क जड़ी बूटियों वाला सूप उन्हें फायदा करने के बजाय नुकसान पहुंचाएगा। हल्का और गर्मा गर्म पसलियों वाला सूप उनके लिए एकदम सही रहेगा। जिनसेंग की जड़ें शरीर को ताकत देती हैं। लाल खजूर और गोजी बेरी खून बढ़ाते हैं और मन को सुकून देते हैं। इन्हें एक साथ मिलाने से शरीर को बिना गर्मी किए ताकत मिलती है। ये पौष्टिक होता है पर पचने में भारी नहीं लगता। ये बड़े मामा की मौजूदा कमजोरी भरी हालत के लिए सबसे अच्छा है। इसे 2 घंटे तक पकाने पर ये लगभग तैयार हो जाएगा और इसके साथ ही सुबह का नाश्ता भी बन जाएगा। घर में 2 दिन पहले का पिसा हुआ चिपचिपे चावल का आटा भी रखा है और कल हम जो शहद का एक बड़ा छत्ता लेकर आए थे वो चावल के मीठे गोले बनाने में काम आ जाएगा। पानी में पिसा हुआ ये चावल का आटा बहुत ही बारीक और मुलायम है। इसे तब तक गूंथना है जब तक ये एकदम चिकना ना हो जाए, तभी आटा बढ़िया बनता है। जब ये एक बराबर आकार के होते हैं तभी ये देखने में सुंदर लगते हैं। ये शहद वसंत के मौसम की पहली उपज है, इसलिए ये बहुत ही मीठा और साफ है। इसके बाद एक और बर्तन में पानी लें। उबलने के बाद उसमें चावल के गोले डाल दें। तब तक उबालें जब तक वे ऊपर न तैरने लगे। फिर थोड़ी देर और उबलने दें। ऊपर से 1 चम्मच शहद का पानी डालें और फिर पिछले कुछ दिनों से रखे हुए सूखे फूल खुशबू के लिए थोड़ा सा ऊपर छिड़क दें। इन मीठे गोलों के अलावा क्यों ना थोड़े से हरे प्याज वाले पराठे भी बना लूं। आटा मैंने कल रात ही गूंथ लिया था। पहले इसे बेलकर इस पर एक परत घी और कटे हुए हरे प्याज की लगा दें। इसे लपेटकर फिर से चपटा बेल लें। तवे पर डालकर तब तक सेंकें जब तक दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा ना हो जाए। बस फिर ये तैयार है, बन गया। तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? थोड़ी देर और सो लेती। ये सारे काम अपनी माँ पर छोड़ देती, मैं खुद कर लेती। भाभी, आज खाने में क्या है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मीठे चावल के गोले और हरे प्याज वाले पराठे। तुम तो सच में बड़े मजे में हो। मेरी बहू सुबह जल्दी उठकर इतनी मेहनत से खाना बना रही है और एक तुम हो जो अब तक घोड़े बेचकर सो रहे थे, अब जाकर उठे हो। सच में तुम बहुत आलसी हो गए हो। पहले जब मैं घर पर आराम करता था मेरी माँ ऐसी बिल्कुल नहीं थी। हमेशा मुझे आराम करने को कहती थी, मेरा हर तरह से कितना ख्याल रखती थी। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे घर में बहू के आने के बाद वो अपने बेटे को ही भूल गई है और हमेशा हर बात पर मुझे ताने मारती रहती है। मैं कोई काम चोरी नहीं कर रहा। मेरी बीवी को मेरी फिक्र है। आज सुबह मैं पहले से भी बहुत पहले उठ गया था, पर उसने मुझे कसकर वापस बिस्तर पर लिटा दिया और कहा कि थोड़ी देर और सो लूं। देखो तो कैसे इतना रहा है। यार तूने सच में कमाया है 8 जन्मों का पुण्य, तभी तुझे मिल पाई है अहे जैसी इतनी प्यारी और समझदार, हर बात का ख्याल रखने वाली बीवी। अब सारी जिंदगी बस मन ही मन खुश होता रहे। भाभी, ये मिठाई बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। इसके अंदर शहद भरा है ना? हाँ, ये कल जंगल के उस जानवर का लाया हुआ छत्ते वाला शहद है। छत्ते वाला शहद, इसकी मिठास एकदम सही है। ये मिठाई बनाने का तरीका सच में बहुत नया है
मैंने जिंदगी में पहली बार शहद भरी हुई मिठाई खाई है। बाद में तो मुझे भी ये बनाना सिखाना। जी बिल्कुल, मैं आपको सिखा दूंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। रास्ते में संभल कर जाना। माँ की तरफ से अपने बड़े मामा को नमस्ते कहना और डॉक्टर से भी अच्छी तरह से पूछ लेना कि आगे देखभाल कैसे करनी है। इस बात को हल्के में मत लेना। जी समझ गया। आजकल खेतों में जो सब्जियां और अनाज बोए गए हैं वे अभी बढ़ ही रहे हैं। अगले 2-3 महीनों के अंदर इनसे बिल्कुल भी कोई कमाई नहीं होने वाली। मेरे पास हालांकि कुछ बचत तो है, बहुत सारी कीमती जड़ी बूटियां, अनमोल खजाने, थोड़ी समय के लिए घर का खर्च चलाने के लिए काफी है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन बैठकर खाने से तो पहाड़ भी खत्म हो जाते हैं। आखिर ये हमेशा तो नहीं चल सकता। अगर लंबे समय तक सब ठीक रखना है तो हमारे पास कोई पक्का काम धंधा होना चाहिए, तभी घर की हालत सच में सुधरेगी। माँ, एक बात है जिस पर तुमसे सलाह करनी थी। क्या हुआ माँ? ऐसी क्या बात है? आप सीधे सीधे बता दीजिए। मुझसे परायापन कैसा? तुम तो जानते ही हो मेरे मायके की हालत। आजकल उनके पास कुछ नहीं बचा है, बस खेतों की थोड़ी बहुत कमाई के भरोसे हैं। मुझे डर है कि इस साल वे ये कड़ाके की सर्दी नहीं निकाल पाएंगे। हम लोगों ने पहले जो वो सब बनाई थी ना, कपड़े की सजावटी चीजें। मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि क्या तुम ये काम मेरे मायके की भाभीयों को भी सिखा दोगी? वांग गांव जो शांघाई कस्बे के पास है, वहाँ अभी तक कोई इस तरह का कपड़े का इतना बारीक काम नहीं करता। मैं सोच रही थी अगर वे भी ये काम कर सके तो कमाई का एक और जरिया बन जाएगा और घर खर्च में मदद मिलेगी। ये हुनर आखिर अहे ही लेकर आई है और अब मैं अपने मायके वालों के लिए ये मांग रही हूँ। कहीं ऐसा न लगे कि मैं अपने मायके वालों का ज्यादा ही पक्ष ले रही हूँ, पर भैया के परिवार की हालत सच में बहुत खराब है। एक बहन होने के नाते उन्हें इस तरह अपने सामने परेशान होते हुए कैसे देख सकती हूँ? बस यही बात है, बस यही बात है। अगर तुम्हें इसमें कोई परेशानी महसूस हो रही है माँ, कपड़े से बने ये सजावटी सामान मैंने तो झाओ और बाकी लोगों को भी ये बनाने के लिए दे दिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने ही घर वालों को ये काम न दूं। बात बस इतनी है कि असल में उन्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे ऐसा लगता है कि हाथ से किए जाने वाले इस काम में अब कोई खास कमाई नहीं बची है। गांव के कई परिवार यही काम कर रहे हैं और बाजार में भी अब इसकी कोई खास मांग नहीं रही। मुनाफा लगातार कम होता जा रहा है। अगर मामा का परिवार सच में अपनी हालत सुधारना चाहता है तो आज के समय में इस छोटी सी कमाई के भरोसे समस्या जड़ से खत्म नहीं होने वाली। हमें कोई ज्यादा सुरक्षित और पक्का कमाई का जरिया खोजना ही होगा। कपड़े के सजावटी सामान का काम लंबे समय तक नहीं चलने वाला और इसमें कोई खास मुनाफा भी नहीं है। मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे मामा के घर वाले बहुत ही सीधे साधे किसान हैं। उनके पास न तो कोई जमा पूंजी है और न ही कोई सहारा, और न ही उनके पास कोई ऐसा हुनर है जिसके भरोसे वो काम कर सके। और वो लोग दुनियादारी भी ज्यादा नहीं समझते। भला वो लोग कैसे कोई पक्का और बड़ा व्यापार संभाल सकते हैं? मुझे तो डर है कि अगर उन्होंने बिना सोचे समझे कुछ करने की कोशिश की तो उल्टे कोई उन्हें ठग लेगा, तब तो उनके लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं तो ये सोच रही थी कि दोबारा से कोई नया पैसे कमाने वाला काम शुरू किया जाए। पैसे कमाने वाला काम। शियाओ और वांग परिवार आखिर एक ही परिवार का हिस्सा हैं। हम उनसे बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। जब हमारा साथ जुड़ा ही हुआ है तो बेहतर यही होगा कि हम वांग परिवार को भी साथ लेकर आगे बढ़ें, ताकि दोनों के बीच ज्यादा फासला न रहे। तभी हम सच में एक दूसरे का सहारा बन पाएंगे। इंसान की इस जिंदगी में कोई हमेशा अकेले ही तो नहीं लड़ सकता। हमें अपने आसपास भरोसेमंद सहारे की जरूरत होती ही है। हे, तो फिर तुम्हारे पास क्या अच्छा आइडिया है? जाहिर सी बात है, हमारे पास जो कुछ है उसका सही इस्तेमाल करना। पहले मैंने जो छोटे ब्रेड बनाए थे और मून केक, उनका स्वाद कैसा था? माँ और युए, आप दोनों को अच्छे से पता है, ये भी कोई पूछने की बात है। वो इतने नरम और मीठे थे, उनका स्वाद बिल्कुल अलग ही था। पूरे कस्बे में भी किसी ने इतने स्वादिष्ट बेकरी के आइटम नहीं देखे होंगे। सच कहूँ तो ये ख्याल मेरे मन में पहले भी आया था, पर ये तो आहे का अपना खास हुनर है। जब उसने खुद कुछ नहीं कहा तो मैं कैसे बात छेड़ती? और मायके वालों को इसका फायदा देना तो दूर की बात है। बिल्कुल सही कहा भाभी, आपके बनाए ब्रेड और पेस्ट्री कस्बे की मिठाई की दुकानों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम कुछ खास तरह की पेस्ट्री और छोटे ब्रेड बनाएं और उन्हें कस्बे में बेचने ले जाएं। अब मौसम भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो बेक किए हुए ये आइटम लंबे समय तक टिके रहते हैं। आम तापमान में रखने पर भी इसे 3 से 5 दिन तक रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये इस काम को शुरू करने का बिल्कुल सही समय है। ये काम मैं अर्जुन को सौंपने की सोच रही हूँ।
मैं इसके नुस्खे और इसे बनाने का काम संभालूंगी और अर्जुन सारा कामकाज और बिक्री संभालेगा। मैं बस अपनी तकनीक का हिस्सा लूंगी। अर्जुन अगले महीने 16 साल का हो जाएगा। इस उम्र में उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए। लड़कों को थोड़े ज्यादा तपने और निखरने के मौके मिलने चाहिए, तभी वो जल्दी बड़े और समझदार होते हैं। और वैसे भी पहले उसने जियांग हू के साथ मिलकर आसपास के गांवों में माल पहुंचाने का काम किया था। वो काम भी तो उसने कितने अच्छे से किया था। मुझे उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी इस काम में उसे अकेले ही सब कुछ नहीं संभालना है। शुरुआत में मैं उसका साथ दूंगी। जब वो काम सीख जाएगा तब मैं धीरे धीरे पीछे हट जाऊंगी। वो चाहे तो और भी लोगों के साथ मिलकर काम कर सकता है, दुकानदारों से अपना माल बेचने की बात कर सकता है और अलग अलग गांवों में माल बेचने के ठिकाने बना सकता है और धीरे धीरे अपनी बिक्री बढ़ा सकता है। ठीक है, तो फिर उसे एक मौका देकर देखते हैं। ये तो तुम जैसी भाभी का बड़प्पन है जो तुम उसे इस लायक समझ रही हो और उसे आगे बढ़ने का मौका दे रही हो। मैं बाद में उस लड़के से अच्छे से बात करूंगा ताकि वो इस काम में अपना पूरा मन लगाए। तुम्हारी इस व्यवस्था को बेकार मत जाने देना। आप चिंता मत कीजिए माँ, आज उस तरह का नासमझ बचा नहीं है। रही बात आयुए की, तुमने मखमली फूल बनाने की कला अब अच्छी तरह सीख ली है, तो अब तुम्हें अपना मखमली फूलों का कारखाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन भाभी, मुझे पता है तुम किस बात से परेशान हो। मैं तुम्हें शुरुआत के लिए 10 तोले चांदी उधार दे रही हूँ। तुम पहले अपना कारखाना शुरू करो, अपना समय फालतू में बर्बाद मत करो। इसे जल्दी से तैयार करो ताकि तुम जल्दी पैसे कमा सको। और रही बात इन 10 तोलों की, जब कारखाने में मुनाफा होने लगे तब तुम मुझे आराम से वापस कर देना, ठीक है ना? इसे रख लो। इस बार वांग परिवार के साथ जो हुआ उसने मुझे भी एक सबक दिया है। हमारी हैसियत अभी बहुत कमजोर है। हमें सबको प्रेरित करना होगा ताकि सब जल्दी से आगे बढ़ें। मुझे डर है कि अगले साल हालात और बुरे होंगे, इसलिए हमें जल्द ही खुद को मजबूत करना होगा। भाभी, ऐसा करते हैं, आपके इन 10 तोलों को निवेश मान लेते हैं। जब हम पैसे कमाएंगे तो हम मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। आपको क्या लगता है ये ठीक रहेगा? युए बिल्कुल सही कह रही है। ही तुमने कला भी सिखाई है और पैसे भी लगाए हैं, तो आधा आधा बांटना ही सही है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने बस तुम्हें 10 तोले उधार दिए हैं ताकि तुम अभी शुरुआत कर सको। बस जैसे ही तुम्हारी बिक्री शुरू हो तुम्हारा पैसा बहुत जल्दी वसूल हो जाएगा। मैं कामकाज में बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगी। इसमें सारी मेहनत तुम्हारी ही तो लगेगी। तो फिर मैं आधा हिस्सा कैसे ले सकती हूँ? नहीं, हिस्सा तो बांटना ही पड़ेगा, वरना ये 10 तोले चांदी मैं भी नहीं लूंगी। हे, तुम इसकी बात मान लो। युए बिल्कुल सही कह रही है। तुमने हुनर सिखाया है और पैसा भी लगाया है, ऐसे में हिस्सा न लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इंसान को हमेशा नेकी के बदले नेकी करनी चाहिए। तुमने हमारी इतनी मदद की है। हम सब कुछ ऐसे ही मुफ्त में नहीं ले सकते। ठीक है, मुझे भी हिस्सेदार मान लो, लेकिन आधे हिस्से की जरूरत नहीं है। मुनाफे का 20% ही काफी है। मैं कोई काम नहीं करूंगी, बस बैठे बिठाए पैसे लूंगी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। भाभी, 20% बहुत कम है। ठीक है, अब बस भी करो, ज्यादा चिकचिक मत करो। और वैसे भी मैं तुम्हारी इस कमाई के सहारे नहीं बैठी हूँ। तुम बस इसे मेरा जेब खर्च समझ लेना। अब ठीक है ना? चलो ठीक है। श्याओ परिवार ने जरूर 7 जन्मों के पुण्य किए होंगे जो उन्हें आहे जैसी इतनी अच्छी बहू मिली है। जब शाम को अर्जुन वापस आएगा तो मैं उसे विस्तार से बता दूंगी नाश्ते के इस कारोबार के बारे में। ठीक है, अब आगे हमें पक्का करना होगा मिठाइयों की खास वैरायटी, रेसिपी और कमीशन का हिस्सा और पार्टनरशिप के सारे नियम। माँ, हम आ गए। माँ, बड़े मामा आज पहले से काफी ठीक लग रहे थे। उन्होंने हमसे बहुत देर तक बात की। डॉक्टर ने कहा है कि परसों हड्डी जोड़ने का काम हो जाएगा। अब हालत बिल्कुल काबू में है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। भगवान का शुक्र है।